राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और इस समय घर पे पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा जो ये लेक्चर रहने वाला है इस जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का, वो रहने वाला है 18 सितंबर की जो आफ्टरनून शिफ्ट थी, यानी कि जो शिफ्ट नंबर 2 थी उसके 25 क्वेश्चंस आज हम लगाने वाले हैं। तो बिना देरी करे आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे कृष्ण। और जब आपने ये श्लोक दोहरा लिया है तो आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बिना देरी करे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहने वाला है ये। The drought prone area program for providing employment to people in drought prone areas was started by the government of India during which 5-year plan? फोर्थ, सिक्स्थ, थर्ड या सेवेंथ? तो आपको पता है कि 73 और 74 के आसपास, 73 के आसपास सूखा पड़ गया था भारत में। उसके बाद ही ये प्रोग्राम लेके आया, सरकार लेके आई थी ताकि राहत मिल सके, हेल्प कर सके, जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है फोर्थ 5-ईयर प्लान की। ठीक है, तो फोर्थ 5-ईयर प्लान में आपका ये जो DPAP है ये आया था। और फोर्थ 5-ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक था? ये था 1969 से 74 तक। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था इसका ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। हमने वैसे तो सारे दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। विथ स्टेबिलिटी, और एक ये प्रोग्राम जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो भी इसी के अंडर आया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, और 14 जो बैंक हैं भारत के उसका नेशनलाइजेशन भी इसी टाइम पे हुआ था। फोर्थ बैंक वर नेशनलाइज्ड। ठीक है, और साथ में एक फर्स्ट हमने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसका नाम रखा था हमने स्माइलिंग बुद्धा। वो भी फोर्थ 5-ईयर प्लान के अंदर ही आता है, तो ये चीज़ भी आप रखेंगे ध्यान। और फोर्थ 5-ईयर प्लान वैसे किस मॉडल पे बेस्ड था? तो ये बेस्ड था रुद्र एलन मॉडल पे, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, टारगेट हमने रखा था 5.7 का, लेकिन हम अचीव क्यों इतना कितना कर पाए थे? 2.05 के आसपास हमने अचीव कर पाए थे। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ गया था और भी वॉर वगैरह हुई थी, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हमने करना पड़ा था, तो इसकी वजह से हम जो है अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे। फोर्थ के बाद आपका आया फिफ्थ। अच्छा, जो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 5-ईयर प्लान थे उसमें नेहरू जी जो प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और फिफ्थ का ऑब्जेक्टिव उससे पहले जो कब से कब तक था? तो 1974 से 78 तक। 78 क्यों लिख रहा हूँ मैं ये भी बताऊँगा आपको, 79 क्यों नहीं लिख रहा। और इसका ऑब्जेक्टिव था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी टाइम पे इंदिरा गांधी लेके आई थी गरीबी हटाओ प्रोग्राम। ठीक है, ये भी याद रखना है। और कौन से मॉडल बेस्ड था ये तो DP धर मॉडल पे बेस्ड था, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और इस पर हमने टारगेट रखा था 4.5 का और हमने अचीव किया था 4.8, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी दौरान 1975 के दौरान ही आपको पता है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उसके पीछे जो बवाल हुआ था, है ना। और फिर 1978 पे जनता गवर्नमेंट आ गई, तो इसकी वजह से हमें फिर ब्रेक लेना पड़ा। हमारे जो 5-ईयर प्लान है वो कंटिन्यू नहीं रह पाए और हमने ब्रेक लिया। उस ब्रेक को हम बोलते हैं रोलिंग प्लान से, रोलिंग प्लान जो फिफ्थ के बाद आए। कब से कब तक? से 1978 से आपके 80 तक, इसलिए ये 79 तक नहीं गया, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं हम थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं
और 5 ईयर प्लान की, जैसे कि हम बात करते हैं सिक्स की, 5 की बात कर ली हमने, सिक्स की। तो सिक्स आपका कब से कब तक था? ये था 1980 से 85 तक। इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इंक्रीज पर कैपिटा, तो दूसरे का था इंक्रीज नेशनल इनकम, इसका था नेशनल इनकम। ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें एक स्कीम आई थी इस दौरान, उस स्कूल का स्कीम का नाम था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, रूरल लैंडलेस। और इस पे क्वेश्चन बना था कि ये स्कीम कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर आई थी। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आपको, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये पता होना चाहिए। ठीक है। और इसमें हमने टारगेट रखा था 5.2 का, हम अचीव कर पाए थे 5.54। ठीक। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ठीक है। और सिक्स के बाद आपको पता है कि राजीव गांधी रहे प्रधानमंत्री 7th वाले में, और इस 1985 से 89 90 तक था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो था FWP, यानी कि फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इसके बारे में बस यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और उसके अलावा कोई जानकारी कि मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1990 कोई ख़त्म हुआ, और 1991 में आपको पता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। ठीक है। जब क्राइसिस आया तो फिर आपको पता है फिर 5 ईयर प्लान को रुकना पड़ा, और उस रुकने की वजह से, उसकी वजह से वहाँ पे आया एनुअल प्लान। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कब से कब तक? 1990 से 92 तक। ठीक, एनुअल प्लान आ गया। उसके बाद फिर जब प्रधानमंत्री चेंज हुए, फिर आपको पता है राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, तो एट्थ में कौन थे वो आप मुझे बताएंगे। एट्थ 5 ईयर प्लान में, जो कि चला था 1992 से 1997 तक, और इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है। और लाइसेंस राज भी ख़त्म हो गया था इसी टाइम पे। लाइसेंस राज क्या है? आपने अगर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो लाइसेंस राज की शुरुआत हो गई थी। मतलब कि कोई भी पर्सन या भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत में कंपनी तभी शुरू कर सकती है जब उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए, फिर मतलब बहुत इधर उधर भागना, ये सब वो सब। और एट्थ 5 ईयर प्लान के दौरान ही आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हुए थे, ये आपको मेन बात याद रखनी है। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम इतना पढ़ लेते हैं, फिर आगे और देखेंगे तो आगे हम और डिस्कस कर लेंगे। 9, 10, 11, 12 भी इतना कुछ खास नहीं है उसमें, सिर्फ हमें टारगेट और ये मॉडल के बारे में जानना नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम आई है और ऑब्जेक्टिव क्या था मेन 9, 10, 11, 12 में, बस हमें यही जानना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पदयानी अ लोकल डांस फॉर्म प्राइमरली परफॉर्म्ड इन डैश टू प्लीज गॉडेस भद्रकाली। तो पदयानी जो है वो कहाँ का डांस है? असम का, केरला का, उड़ीसा का, या वेस्ट बंगाल का? और किसके लिए होता है ये भी पता होना चाहिए। माता भद्रकाली के लिए होता है। तो ये कहाँ का डांस है? ये है केरला का डांस। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। केरला के और कौन कौन से डांस हैं? जैसे थेयम हो गया, ठीक है, चकियार कूटू हो गया, चकियार कूटू, ठीक है, थप्पू कल्ली हो गया, थप्पू कल्ली, कोला कल्ली, कोला कल्ली, कनियट्टम, कनियट्टम, और एक वो है क्या नाम उसका, इला कर दी, इलाल कर दी, इलाल कर दी। अब मैं इसका नाम तो प्रोनाउंस से नहीं कर पा रहा, पर मैंने ऐसे ही याद किया तो मैं आपको इसी बता रहा हूँ। ठीक है। और ये कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, इस पे क्वेश्चन बनाता हूँ, ये आपको नोट करने वाली बात है। वहीं हम बात कर लें अगर असम की, तो असम के डांस हम कैसे याद करते हैं? जैसे बगुरम्बा एक इसका डांस है, बगुरम्बा, इसको कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? और अली अल लिगांग, अली ए लिगांग है ना, अली अल लिगांग है, एक बार देख लेंगे। झूमर यहीं का है, बिहू और देवधानी, ये सब असम के हैं। और बुगुरम्बा कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? ये करती है बोडो ट्राइब। ठीक। वहीं इलाकर्दी जो है ये करती है कुरुचिया, कुरुचिया, कुरुचिया ट्राइब। ठीक, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है।
और बात कर लें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन कौन से होते हैं डांस, जैसे गोतीपुआ, गोतीपुआ, दाल खाई, दाल खाई, डंडारी, घूमरा, बाघ नाचा, रनप्पा, महारी उत्सव, रनप्पा, महारी उत्सव, और मयूरभंज छऊ, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि छऊ जो है 3 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के बारे में भी आपको पता होगा, इसको क्यों छोड़ें, 3 भाइयों को कर लिया, चौथे भाई को भी कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में एक तो है गंभीर, गौतम गंभीर नहीं, गंभीर डांस, ठीक है। एक है बादू, गगन, पुरुलिया छऊ, रनपा, तुस्सू, बॉल, ये सब कहाँ के हैं, ये सब हैं वेस्ट बंगाल के, बॉल, ठीक। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बेस्ड ऑन, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन की हमें बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे NH3 जो है वो यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, N जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो रहा है, तो N जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और O जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ही टाइम में आपका ऑक्सीडेशन भी हो और आपका रिडक्शन भी हो, ठीक। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा A एंड D, क्लियर। और अगर हम बात करें तो आपको पता है, अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो किस तरह का रिएक्शन है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है लेकिन किस तरह का है। यहाँ पे ये देखो, ये आपको इक्वेशन भी दिखी हुई है, तो अब यहाँ बता ही दिया कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन ये किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, और इसको मतलब कि डिस्कवर किसने किया था, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसको डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है क्रेडिट जाता है, वो जाता है विलियम निकोलसन को, विलियम निकोलसन को ये क्रेडिट जाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे H2O से यहाँ पे H+ आयंस निकल के बाहर आ रहे हैं, और H2O से यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, OH आयंस फॉर्म हो रहे हैं, कहाँ पे, कैथोड में OH और एनोड में H+ आयंस, ठीक है। और ये ओवरऑल रिएक्शन है, तो ये एक तरह का जो है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो इस चीज़ का एग्जाम्पल है। और किसने डिस्कवर किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, विलियम निकोलसन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच इंडियन म्यूजिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र रिसीव द पद्म विभूषण इन 2023, तो कौन है वो, रामदास पलसोले, या फिर भरत कमत, या जाकिर हुसैन, या मिलिंद दाते, तो कौन है वो। तो ये वही हैं जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है और जो यंगेस्ट थे ग्रैमी रिसीव करने वाले, तो ये कौन है, ये हैं हमारे जाकिर हुसैन। किससे संबंधित हैं ये तबला से संबंधित हैं। और अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र ने इनको पद्म विभूषण दिया 2023 में, ठीक है। और ये यंगेस्ट हैं जिनको ग्रामी मिला था, यंगेस्ट टू रिसीव ग्रैमी, ठीक है। और अब तक इन्हें 4 ग्रैमी मिल चुके हैं, जिसमें से 3 तो इन्हें 2024 में मिले हैं। किस किस के लिए मिले हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको मिले हैं पश्तो के लिए, एस वी स्पीक के लिए, और दिस मोमेंट के लिए, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। और बात करें और अवार्ड्स की, तो आप इनको पद्म भूषण भी मिला है, कब मिला है ये आप मुझे बताएंगे, और पद्म श्री भी मिला है, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है,
अकेडमी अवार्ड कब कब मिला है ये आपको पता होना चाहिए। तो इनको जो पद्म भूषण मिला है वो मिला है 2002 में, विभूषण मिला है 2023 में, और पद्मश्री मिला है पद्मश्री मिला है इनको 1988 में, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था ये 1990 में। ठीक है, सबसे पहले इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था, फिर पद्मश्री मिला था, फिर भूषण, फिर विभूषण। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात कर लें, आपको पता है इनकी रिसेंट में डेथ हुई है, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और ये तबला के कंपोनेंट हैं, तबला के और कौन कौन से कंपोनेंट हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको कुछ नाम तो भूलने नहीं है। तबला की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि उस्ताद अल्लाह रखा, ये नाम तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बना है, काफ़ी बार बना है। विक्रम घोष हो गए, निखिल घोष हो गए, ठीक है, और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये भी तबला के कंपोनेंट हैं। और अनोखे लाल मिश्रा, पंडित स्वपन चौधरी और पंडित किशन महाराज। ये कुछ नाम हैं, ये कुछ कंपोनेंट हैं जो आपको तबला से रिलेटेड याद होने चाहिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रहेगी। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया? छोटा नागपुर रीजन, भोजपुर मुंगेर, जयपुर अजमेर या बिलासपुर कोरबा? तो आपको पता है, ये तो आपको आंसर पता ही होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो है छोटा नागपुर रीजन। आपको पता है ये जो रीजन है, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये बहुत ही मिनरल रिच है, और इसलिए इसको बोलते हैं रूर स्टेट ऑफ इंडिया। रूर स्टेट ऑफ इंडिया, रूर एक जगह का नाम है वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है, तो ये इंडिया का रूर स्टेट है ऑफ इंडिया, इसको ऐसा कहा जाता है। और आपको पता है कि यहीं पे जो है जादूगोड़ा माइंस आपको देखने की मिलेंगी। जादूगोड़ा माइंस किसकी माइंस है? ये यूरेनियम की। ठीक, और 3 हिल्स देखने को मिलेंगे, 3 पहाड़ियाँ छोटी छोटी, क्या क्या नाम की? जैसे कि आपकी रांची प्लांट्यू यहीं पे है, रांची प्लेट्यू, पठार जो है रांची का, और हज़ारीबाग प्लेट्यू, और आपको कोडरमा प्लेट्यू भी यहीं पे देखने को मिलेगा, इसी का पार्ट है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। छोटा नागपुर रीजन जो है वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। और अगर हम छोटा नागपुर प्लाट्यू का अगर हम वो लोकेशन देखें तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये भारत का नक्शा हो गया, ये थोड़ा ऐसे ही मान लो, आप थोड़ा एज्यूम कर लो। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे मारवाड़ प्लेट्यू आता है, कौन सा? मारवाड़, फिर मालवा, फिर बुंदेलखंड है ना, फिर भांडेर, फिर बघेलखंड, और फिर ये आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मालवा कहाँ पे? एमपी में। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मालवा से, इस प्लेट्यू से कौन सी नदी निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या नेशनल गेम्स? तो ये जो ट्रॉफी है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है आपकी नेशनल गेम से। और आपको पता होना चाहिए कि जो अभी 2025 में नेशनल गेम्स हुए थे वो जो हैं वो 38th वर्जन थे। हैं, इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर
तक। ये 2025 नेशनल गेम्स का मोटो था। किसने होस्ट किए थे आपको पता है? उत्तराखंड ने होस्ट किए थे, यूके ने। ठीक है, कब होते हैं नेशनल गेम्स? ये जनरली होते हैं जनवरी से फरवरी के महीने में। ठीक है, और 2025 में जीता किसने है और सेकंड कौन आया है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बना है एक्चुअल में। तो फर्स्ट आई थी सर्विसेज और सेकंड आया था महाराष्ट्र। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। द रिनाउंड गजल सिंगर गिरिजा देवी वॉज बॉर्न इन। तो गिरिजा देवी जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये पूछा गया है। गजल सिंगर है, ये आपको पता है। और इनके बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि इनको बोलते हैं क्वीन ऑफ ठुमरी। ठुमरी क्या है? ठुमरी जो है कथक का एक डांस फॉर्म है, और उनकी क्वीन को उनकी जो क्वीन है वो बोलते हैं गिरिजा देवी को। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? एग्जाम्पल मैं आपको हिंट दे दिया। कथक कहाँ का है? कर्नाटक का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है या पंजाब का है? कहाँ का है? ये है आपका उत्तर प्रदेश का। तो गिरिजा देवी कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और आपको पता होगा, आपने थ्रू आउट द हिस्ट्री भी ये पढ़ा है कि फादर ऑफ कव्वाली किसको बोलते हैं? कव्वाली। ठीक है, मतलब कव्वाली किसने शुरू की थी, बेसिकली कहने का मतलब यही है। और आपको पता है ये मुगल के टाइम पे आया। और हिंट दे देता हूँ मैं आपको। औरंगज़ेब ने एक बंदे को तूते हिंद की उपाधि दी थी, जिसने लौटते मतलब वापसी में औरंगज़ेब को सिकंदर सैनी का टाइटल दिया। और तूते हिंद मतलब पैरट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। कौन है वो बंदा? वो है आमिर खुसरो। तो उन्हीं को माना जाता है कव्वाली का फाउंडर, या कुछ भी कह लो, फादर ऑफ कव्वाली, आमिर खुसरो। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज? कौन सा कथन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में सही है? अ पॉलिटिकल पार्टी सिंबल इज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल होता है वो, जैसे कि बीजेपी का कमल है और क्या बोलते हैं कांग्रेस का हाथ है, ये जो है असाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। या इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, 3 तरह की हैं, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी। ऑल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सारी पार्टीज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं। या स्टेटस ऑफ पार्टीज इज अकॉर्डिंग बाय द पार्लियामेंट। स्टेटस जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो कौन सी बात सच है? तो ये सच है आपका बी वाला, कि इंडिया में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो डिवाइडेड है स्टेट, नेशनल और रीजन में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, इनको रिकग्निशन कौन देता है? मतलब कौन बताएगा कि भाई ये नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है? तो इनको रिकग्निशन देता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिकग्निशन ग्रांटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में 1 सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर आगे चल के ये जो हो गई थी मल्टी मेंबर्ड हो गई थी। कब? जब जो वोटिंग एज थी 21 से घट के 18 हो गई थी। आप मुझे बताएंगे किस अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था, कौन से साल में ऐसा हुआ था? और हम अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो नेशनल पार्टी जो है उसका क्राइटेरिया क्या है? मतलब किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोल सकते हैं? क्राइटेरिया क्या है बेसिकली? इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, और एक बार नहीं 2-3 बार बना है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर, ठीक है, इसके कैंडिडेट, इफ इट्स कैंडिडेट, पहले मैं लिख देता हूँ, हैज़ सिक्योर्ड एटलीस्ट 6%, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। अगर इसके कैंडिडेट, इस पार्टी के कैंडिडेट ने एटलीस्ट 6% वोट्स जो हैं वो सिक्योर कर लिए टोटल वैलिड वोट में से, और
इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, तो ये पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी रिकग्नाइज की जाएगी। सेकंड है, अगर इफ़ इट हैज़ वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट। अगर उस पार्टी ने 2% टोटल जो लोकसभा की सीट्स हैं वो जीती हो फ्रॉम 3 स्टेट से। अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई पार्टी जो है 4+ स्टेट्स में रिकॉग्नाइज है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इन पे क्वेश्चन बने हैं और बनते भी हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स जो हैं आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। 2% ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा और एटलीस्ट 3 स्टेट। ठीक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन बने हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक बार ही पूछ लिया, कई बार पूछा गया है ये चीज़ अलग अलग ऑप्शन में से। ठीक है, चलते हैं आगे। हाउ वॉज द ग्रोथ इन ऑल फूड ग्रेन्स आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है जो खाने फूड ग्रेन्स थे, वीट, राइस और बाकी सब चीज़ें, उनमें ग्रोथ कैसी रही है? यूनिटरी रही है, प्रोपोर्शनेट रही है, अनप्रेडिक्टेबल रही है या डिसप्रोपोर्शनेट रही है? ठीक है, तो कैसी रही है? ये रही है डिसप्रोपोर्शनेट, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है कि भाई हर जगह जो है ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। शुरू में कुछ रीजन में आया था। फर्स्ट फेज में कौन से 2 रीजन में आया था? आंध्रा और पंजाब में आया था। ठीक है, तो ये तो, और हर जगह सेम नहीं रहा, नॉट यूनिफॉर्म। इसका रीज़न ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए वो जगह को चुना गया जहाँ पे जो किसान हैं वो थोड़े से रिच हैं, ताकि वो मशीनरी वगैरह, इरिगेशन सिस्टम वगैरह अप्लाई कर सकें, है ना, समर वगैरह लगा सकें, ताकि जो पानी सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम प्रॉपरली हो सकते। और आपको पता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सिर्फ वीट और राइस में आया, बाकी किसी फसल की हमने बात सुनी नहीं सुनी। क्या भुट्टे में आया, क्या नहीं आया? तो मतलब कि क्या है, कुछ क्रॉप्स जो हैं फेवर्ड सर्टेन क्रॉप्स ओवर अदर्स, इसलिए जो है ये इसको आप डिसप्रोपोर्शनेट मानोगे। ठीक है, और वीट की हमने कौन सी वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी यूज़ करी। राइस की हमने IR8 जो फिलीपींस से ली गई थी। पहले हम कौन सी यूज़ कर रहे थे? PL480 यूज़ कर रहे थे, जो कि विदेश में बाहर के लोग जो हैं, जो सुअर वगैरह को देते हैं ना, वो वैरायटी हमें इंडिया में सप्लाई की जा रही थी। ठीक है, और आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, मैं अभी भी बताया कि 2 फेज़ में आया। उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला फेज़ आपका 1960 से 70s के बीच में, और दूसरा फेज़ रहा 1970 से 80s के बीच में। और मैंने आपको बताया कि ये 2 स्टेट में आया, एक आंध्रा और एक पंजाब में, क्योंकि यहाँ के किसान जो हैं थोड़े से अमीर थे, है ना, मतलब बाकी किसान के मुकाबले फाइनेंशियली मजबूत थे। और सेकंड फेज़ में आया तो यूपी, तमिलनाडु एंड बाकी सब अदर क्षेत्रों में। और इससे क्या हुआ? इससे डिस्पैरिटी बढ़ गई। जो अमीर किसान है वो अमीर हो गया, जो गरीब किसान है वो और गरीब हो गया। साथ साथ ग्राउंड लेवल जो है, वाटर लेवल जो है वो डाउन हो गया। सॉइल की एलिनिटी बढ़ गई, है ना। तो ये सब डिसएडवांटेज थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। ये भी पूछ लेता है, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखेंगे। और फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं किसको? स्वामीनाथन को। ठीक है, और वर्ल्ड में किसको बोलते हैं? टर्म दी थी विलियम गोड ने। और वर्ल्ड में हम बोलते हैं किसको? नॉर्मन बार्लो को, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, नॉर्मन बार्लो को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा फीचर नहीं है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है? वही कि 18 साल से ऊपर जो है वोट दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ये भी सही है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पर डिपेंडेंट नहीं है, अलग है। तभी तो मतलब कि क्या बोलते हैं, एक वो रहेगा, मतलब कि भेदभाव नहीं रहेगा। डुअल सिटीजनशिप ये भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में क्या है? भारत में है सिंगल सिटीजनशिप।
ठीक है। डुअल सिटीजनशिप क्या है, जैसे आपने देखा होगा सिटीजनशिप यूएस वगैरह में, आपको पता है वो जो यूएस है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है और हर स्टेट की अपनी नागरिकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो सारे स्टेट हैं वो ऐसा होल वन है, इंडिया ऐसा होल वो भारत है, इसलिए जो सिंगल सिटीजनशिप चलती है आपकी। ठीक है, कहाँ से ली गई है आपको पता है, ये कहाँ से लिया गया है कॉन्सेप्ट, ये यूके से लिया गया है। कहाँ पे मेंशन है, ये आपका पार्ट सेकंड में मेंशन है सिटीजनशिप का। और कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल हैं ये 5 से 11 तक। ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए सिटीजनशिप एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। 1955 में जो आया था, ये इसने क्या किया, इसका अहम रोल होता है। इसके अंदर बताया गया कि आप किस तरह से नागरिकता को एक्वायर कर सकते हैं और किस तरह से लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लूज़ तो आपको पता है कि अगर आपने किसी और देश की ले ली तो यहाँ की नागरिकता आप छोड़ सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं या फिर गवा भी सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत कुछ है। लेकिन एक्वायर करने का जो 3 पाथ हैं, एक्वायर आप 3 तरीके से कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पहला थ्रू डिसेंसी, सेकंड थ्रू रजिस्ट्रेशन, और थर्ड थ्रू नेचुरलाइजेशन। अब ये 3 टर्म्स क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। डिसेंसी का मतलब क्या है कि आप पैदा तो बाहर हुए हैं लेकिन आप इंडियन हैं, आपके माँ बाप इंडियन हैं, समझ रहे हो। आप सपोज मान लो आपके मम्मी पापा घूमने के लिए अमेरिका वगैरह गए और वहाँ पे आपका जन्म हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अमेरिका के नागरिक हो गए, आप क्या हैं, आप भारतीय नागरिक। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, अगर कोई इंसान जो है 7 साल रहता है तो भारतीय हो जाएगा। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि 12 साल आपको विदेशी जो है अगर 12 साल यहीं रह जाते हैं तब वो जो है अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। द एपिडेमिक डिसीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो कौन सा एक्ट जो है अमेंड किया गया था, द एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1892 या 1895 या 1890 या 1897। तो ये आपको बस फैक्ट पता होना चाहिए कि ये कौन सा एक्ट था, ये था 1897 का, जिसको अमेंड किया गया था 2020 में। बस इसके अलावा आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंडर दी मेरो रुख मेरो संताति, मेरो रुख मेरो संताति, ये कहाँ की स्कीम है, पहली बात तो ये सिक्किम की स्कीम है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इनिशिएटिव लॉन्च बाय सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग इन 2023। और कब स्टार्ट हुई थी, 2023 में स्टार्ट हुई थी। पूछा गया है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड फॉर एवरी चाइल्ड बॉर्न इन सिक्किम। तो ये स्कीम के अंदर एक बात कही गई थी, बात ये कही गई थी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि हर चाइल्ड बॉर्न पे सिक्किम में कुछ पेड़ लगाए जाएंगे। तो वो पेड़ों की संख्या पूछ ली है, कितने पेड़ लगाए जाएंगे, हर एक चाइल्ड पे 100 पेड़ लगाए जाएंगे। ये स्कीम का मतलब है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस हैपन इन द किडनी। बिल्कुल सही बात है, फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, वो होता है किडनी में। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इनसाइड द किडनी टू हेल्प देम इन डूइंग सो जॉब दिस फिल्ट्रेशन यूनिट आर कॉल्ड। आपसे सिर्फ फिल्ट्रेशन यूनिट पूछा गया है कि फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है। जैसे आपको पता है नर्वस सिस्टम के यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट को उसको न्यूरॉन बोलते हैं। वैसे ही किडनी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, उसकी बेसिक यूनिट्स, उसकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और मैंने शायद एक डायग्राम भी लगा रखा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये तो ये आपकी किडनी है और ये आपका बेसिक सिंपल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन में ये जो है, आप ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये जो है सी टाइप का, इसको बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बाउमेन कैप्सूल। अब ये करता क्या है, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, जो आपका ग्लोमरस है ये
बेसिकली फिल्टर करता है ब्लड और यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, फिल्टर द ब्लड एंड इनिशिएट यूराइन फॉर्मेशन। ठीक। और बोमन कैप्सूल जो है ये ग्लोमरस की हेल्प करता है फिल्टर करने में ब्लड को और यूराइन फॉर्मेशन करने में। ठीक है, ये हेल्प्स ग्लोमरस प्लस टू फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूराइन। एक तो ये बात है, और मेन इसका काम जो है वो है रीअब्जॉर्प्शन का। आपको पता है कि जब फूड डाइजेस्ट होता है खाने में तो न्यूट्रिएंट्स देता है, तो वो रीअब्जॉर्ब करने का काम किसका है? वो रीअब्जॉर्प्शन का काम है बोमन कैप्सूल का, और वेस्ट को आगे भेजने का काम भी है, एंड प्लस रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर वेस्ट या फिर कुछ भी कह लो आप। ठीक है, तो ये काम किसका है? बोमन कैप्सूल का है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि किडनी में जो है किडनी स्टोन डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किडनी स्टोन क्या होते हैं, क्या हैं एक्चुअली में। किडनी स्टोन क्या होते हैं? बेसिकली ये कैल्शियम ऑक्सलेट को हम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट को हम बोलते हैं। ये धीरे धीरे जमा होते रहते हैं किडनी में और फिर वही पत्थर का रूप ले लेते हैं। बस वही चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है ये। जब मैं आपको हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तब हम एकदम डीप में डिस्कस कर लेंगे। वहीं हम अगर मैं आपको बता दूं कि इसका वो बता दूं मैं आपको फ्लो कैसा होता है, तो आपको पता है सबसे पहले वेस्ट जो है किडनी में जाएगा, किडनी में नेफ्रॉन काम करेंगे। ठीक है, नेफ्रॉन में एक ग्लोमरस है, एक रीनल ट्यूब होता है। ठीक है, ये काम करेंगे। उसके बाद जो वेस्ट है वो यूरेटर में जाएगा। जब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाएगा और वेस्ट वगैरह सब कुछ हम लोग अलग अलग कर देंगे। उसके बाद यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। उसके बाद यूरेथ्रा, और फिर यूरिनरी ओपनिंग से ये बाहर निकल आएगा यूराइन के फॉर्म में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि यूरिन का जो कलर है येलो होता है। यूरिन का कलर जो है येलो होता है। क्यों होता है येलो? क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू, जैसे हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड होता है, वैसे ही ये जो है येलो होता है इस यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिन, यूरोबिलिन इसको बोलते हैं। और ज़्यादा येलो होना भी खतरनाक है भाई। ज़्यादा येलो होने का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में बिलरुबिन हाई है, बिलरुबिन हाई है। ठीक है, और ये संकेत दे रहा है कि आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होती रहनी चाहिए। ठीक है, आपको मतलब कि बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि नेचर हिंट देता है, वैसे बॉडी भी आपकी हिंट देती है कि भाई अब हो गया आपका टाइम, टरक लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, चलते हैं आगे। विच नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट, नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट एमदियो एवोगाड्रो। तो आपको सिंपल पूछ रहा है कि एवोगाड्रो नंबर क्या है ना। क्या होता है वो? आपको होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कहाँ यूज़ होता है मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने में यूज़ होता है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल की। एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम बोलते हैं गिवन मास, कितना मास दे रखा है, अपॉन मोलर मास। इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये होता है जिसमें हम बोलते हैं कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं एक कंपाउंड में, एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। केमिस्ट्री से रिलेटेड है पर ये पूछा जाता है। ठीक है, ये और ये दोनों। ठीक, अब चलते हैं आगे। विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट इन्वायरमेंट। क्या है? एंशियंट इन्वायरमेंट एंड देयर रिलेशनशिप विथ एंशियंट प्लांट एंड एनिमल।
ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है भाई? एंशंट मतलब पुराने टाइम का इन्वायरमेंट और पुराने टाइम के प्लांट्स और एनिमल्स। तो अब वो क्या बन गए होंगे? अब फॉसिल्स बन गए होंगे, समझ रहे हो? क्या बन गए होंगे? फॉसिल्स। तो बेसिकली आपसे पूछा है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या होती है, क्या उसे डेमोकोलॉजी बोलते हैं, या स्थाइलॉजी बोलते हैं, या पेलियोलॉजी बोलते हैं, या माइकोलॉजी बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेलिकोलॉजी। ये डेमोकोलॉजी क्या होता है? डेमोकोलॉजी बेसिकली हम अगर इकोलॉजी के टर्म्स में बोलें तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या है? बेसिकली आप स्टडी ऑफ डायनेमिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, डायनेमिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन के पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या हेल्पफुल है, क्यों डिक्लाइन हो रही है, कहाँ पे क्या है, ये वो फलाना ठिकाना जो है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं डेमोकोलॉजी। वहीं हम बात करें इथाइलॉजी की, तो ये जो टर्म है इथाइलॉजी, ये है स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है। और माइकोलॉजी तो आपको पता है कि हम इसको बाबा देख चुके हैं, क्योंकि ये है स्टडी ऑफ फंगाई। अच्छा, स्टडी ऑफ फंगाई ये है, तो फिर आप मुझे बता दो स्टडी ऑफ एल्की क्या होता है? एल्गे, एल्गी बोल दिया मैंने, एल्के, शैवाल, शैवाल बोलते हैं हिंदी में शायद। शैवाल की स्टडी को क्या हम बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्या? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ओके, याद रखना ये चीज़। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक सॉल्ट लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन? तो ये हम को पता होना चाहिए कि कौन सा है लैंडलॉक सॉल्ट लेक इसराइल और जॉर्डन के बीच में, कौन सा है? तो ये देखो, ये जॉर्डन आपका, ये इसराइल है, तो कौन सा लेक है ये है आपका डेड सी। कौन सा है आपका? डेड सी आपका आंसर है। ये जो कैस्पियन लेक लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका डेड सी है। अब मुझे हाईएस्ट बता दो कौन सा है फिर? हाईएस्ट हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पांगोंग, पांगोंग लेक। कमेंट में आप मुझे बताएंगे ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी जगह पे है ये, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स? कौन सी नदियाँ जो हैं वो ईस्ट में फ्लो करती हैं? माही, नर्मदा, गोदावरी, तापी। और आपको पता है कि ईस्ट में जो है, जैसे ये भारत का है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, तो आपको पता है कि मैक्सिमम भारत की नदियाँ जो हैं वो ईस्ट में फ्लो करती हैं। क्यों? क्योंकि जो डेक्कन का पठार है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, वो जो ईस्ट में थोड़ा सा टिल्टेड है, झुका हुआ है। इसकी वजह से जो है ये डेक्कन प्लेट्यू जो है ये ईस्ट में झुका हुआ है, इसकी वजह से जो है नदियाँ यहाँ पे फ्लो करती हैं ज़्यादातर, ठीक है। और जो इधर फ्लो करती हैं वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, वेस्ट साइड में। तो माही भी वेस्ट रिवर है, नर्मदा भी वेस्ट रिवर है, तापी भी वेस्ट रिवर है। ईस्ट रिवर कौन सी है आपकी? है गोदावरी। और गोदावरी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये लार्जेस्ट रिवर है किसकी? साउथ इंडिया की, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। कितनी इसकी लेंथ है? इसकी लेंथ है लगभग 1500 किलोमीटर। आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपको। और ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है ये निकलती है आपका त्रिम्बकेश्वर से। त्रिम्ब त्रिम्बकेश्वर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है नासिक, ठीक। और इसकी ट्रिब्यूटरीज को हम कैसे याद करते हैं? ट्रिब्यूटरीज इसको हम याद करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ? क्योंकि पर पर्सन पौआ चढ़ा लिया, और एमएस, ऐसे हम याद करते हैं, ठीक है। एमएस का क्या था? कुछ भी याद कर लो एमएस का। तो डब्ल्यू से हो जाएगा वेनगंगा, वेन गंगा, वर्धा,
आई से इंद्रावती। अमरावती किसकी है ये आप मुझे बताएंगे? ये इंद्रावती और अमरावती अलग अलग है। ये पेनगंगा, पी से पेनगंगा, पूर्णा, प्राणहिता, प्राणहिता। एम एस से मांजरा, मंजीरा या फिर मांजरा, और एस से सबरी। ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी गोदावरी की। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कौन कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से देखते हैं, महानदी भी एक वेस्ट फ्लोइंग है, गोदावरी भी, कृष्णा भी, कावेरी भी, और भी हैं लेकिन ये मेजर है, इनको आप याद रखना है। वहीं हम ईस्ट फ्लोइंग की बात करें तो नर्मदा और तापी। नर्मदा जो है रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, यहाँ पे विंध्या है, यहाँ पे सतपुरा है, और उसके बीच में नर्मदा फ्लो करती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है नर्मदा? तो अमरकंटक प्लेटियो से स्टार्ट होती है, अमरकंटक के पठार से। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। दी दरोगा सिस्टम, दरोगा यानी कि पुलिस सिस्टम, इन 1792 वॉज इंट्रोड्यूस बाय whom among the following गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया? किस गवर्नर जनरल ने जो है पुलिस सिस्टम का नींव रखी थी या निर्माण किया था 1792 में? ये वही हैं जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेके आए 1793 में। अब इससे ज़्यादा हिंट क्या दूं मैं? तो ये हैं आपके कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, जो क्या लेके आए? परमानेंट सेटलमेंट लेके आए, परमानेंट सेटलमेंट लेके आए 1793 में। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस भी इनके टाइम पे स्टार्ट हुई, और ये एक कॉर्नवालिस कोड भी लेके आए थे। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कॉर्नवालिस कोड, किसके लिए? जुडिशियल रिफॉर्म के लिए। और इनके टाइम पे ही थर्ड माइसर वॉर भी हुई। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कॉर्नवालिस के रिगार्डिंग। और ये कैसे ख़त्म हुई थी आपको पता है? सेरिंगपट्टनम की जो ट्रीटी हुई थी उससे। ठीक है, वहीं हम मिनटों की बात करें तो मिनटो 2 हैं, एक मिनटो 1 है, एक मिनटो 2 है। तो मिनटो 1 की हम बात कर लेते हैं, है ना? तो मिनटो 1 जो है वो आपको पता है उनके टाइम पे फर्स्ट इनकम्प्लीट सेंसस हुआ था। कब की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 1872 की। और स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इन्हीं के टाइम पे बना, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इन्हीं के टाइम पे मिला। और आपको पता है पोर्ट ब्लेयर में ये गए थे जेल में, वहाँ मतलब जेल गए नहीं थे, मतलब जेल को ऐसे ही घूमने घूमने गए होंगे या फिर चेक करने गए होंगे। तो वहाँ पे एक वो था, क्या बोलते हैं उसका नाम था? शेर अली अफरीदी, क्या बोलते हैं उसको? अरे पठान, पठान बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी ये तो नहीं पता मुझे। तो शेर अली अफरीदी जो थे उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में इनको चाकू मार दी थी, वहीं पे ये मर गए थे। ठीक है, इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। और सॉरी, ये तो मैंने मेयो के बारे में बता दी ना, मिनटों के बारे में क्या अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो बात बताई है मैंने मेयो के बारे में बताई, ये दोनों बातें। ठीक है, मेयो के बारे में बताई मैंने, मेयो, ये मैं इरेज कर देता हूँ। जो मेयो थे उनके टाइम में फर्स्ट इनकम्प्लीट सेंसस हुई थी, और उन्हीं के टाइम पे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, और उन्हीं की डेथ हुई थी शेर अली अफरीदी की जगह ने करी थी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, और वहीं मैं अगर बात करूँ मिनटों की तो मिनटो 1 की बात कर लेते हैं हम। तो मिनटो 1 जो है इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये इनके टाइम पे हुई थी, ये पता होना चाहिए। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। किसके बीच हुई थी आपको पता है? महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। और पता है किस चीज़ को बाउंड्री रख लिया गया था? कि भैया एक यहाँ से नदी फ्लो करती है, उसको बाउंड्री रख लिया गया था कि हम यहाँ रहेंगे, एक यहाँ रहेगा, इसके क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये कौन सी नदी थी? ये नदी थी आपकी सतलज। सतलज को बाउंड्री रख लिया गया था। जब रणजीत सिंह की डेथ हुई तो फिर पता है आपको ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फौज रख दी, और फिर मतलब कि जो पंजाब के किंग थे उस टाइम पे, जो इस एरिया के किंग थे, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने पहले हमला कर दिया। इसी बात का बहाना उठाते हुए फिर युद्ध हो गया और फिर हार गए। फिर आगे की कहानी आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो जब हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे तब हम उसको देख लेंगे। ठीक, बच गया विलियम बेंटिक, इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कुछ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विलियम बेंटिक। आपको पता है ये फर्स्ट गवर्नर
जनरल ऑफ इंडिया था और लास्ट बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक, ये चीज़। और इसने सती प्रथा ख़त्म करी थी, इसने ठगी सिस्टम ख़त्म किया था। ठीक है, सर्किट कोर्ट इसने अबॉलिश किए थे, सर्किट कोर्ट्स। और इसी के टाइम पे आया था मैकुले मिनट। और इसका एक कथन है, इसने मुंह से एक बात बोली जो बात दिल पे लग गई, मेरे दिल पे क्या लग गई, मतलब कि इसने एक बात बोली जो कि पूछा जाता है कि ये किसने बोला। तो इसने बोला कि जो कॉटन वीवर्स हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं। द बोन ऑफ कॉटन वीवर्स आर स्कैटर्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये बात इसने बोली थी। और ये बात पूछ लेता है कि ये बात किसने बोली थी, तो ये बोली थी विलियम बेंटिक ने। जैसे कि डलहौजी की एक बात जो है अवध के बारे में, वो बार बार पूछते हैं एसएससी वाले कि डलहौजी ने बोला था ना कि अवध इज़ लाइक अ चेरी, जो कभी भी ब्रिटिशर्स के मुंह में गिरने वाली है। तो ये बात पूछ लेते हैं कि ये किसने बोला था, तो वो डलहौजी ने बोला था। ठीक है, वैसे ही विलियम बेंटिक ने ये कथन दिया था। ठीक है, आगे आते हैं। चैरियट फेस्टिवल, हिंदी में बोलो तो रथ यात्रा, is dedicated to Lord Jagannath along with Subhadra and Dash। तो सुभद्र along with बालभद्र, इनके लिए होती है रथ यात्रा। कहाँ पे? उड़ीसा में होती है, जिसको हम बोलते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट चैरियट फेस्टिवल है। ये चीज़ आपको। और उड़ीसा में कौन कौन से त्यौहार होते हैं? होते हैं कलिंग महोत्सव, कलिंग महोत्सव, कोणार्क फेस्टिवल, राजप्रभा, राजप्रभा, और रथ यात्रा तो बता ही दिया, और बाली यात्रा, बाली यात्रा, और नुआखाई। ये सब कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तो कुछ नहीं, बस इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। सुदामा कौन है? आपको पता होगा, कृष्ण जी के मित्र थे, उनके बारे में पता है। हनुमान जी के बारे में पता होगा, पवन पुत्र हनुमान। अर्जुन के जी के बारे में भी पता होगा। तो इनसे रिलेटेड मैं क्या ही बताऊँ, एसएससी में तो अभी तक कोई सवाल इनसे रिलेटेड पर्टिकुलरली आया नहीं है। अगर आएगा आगे तो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हाट इज करेक्टली डिफाइंस चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। तो अब देखो, चेंज ऑफ इन्वेंट्री क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ स्टॉक, तो ये कौन सा है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट, चार कथन में से कौन सा चीज़ जो है करेक्ट डिफाइन करती है चेंज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, या फिर प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस सेल ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो, प्रीवियस ईयर की तो बात ही नहीं कर रहा ना, तो ये तो ऑप्शन पहले गलत हो गया। सेल ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्शन कैसे माइनस कर दोगे भाई? प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चेंज ऑफ इन्वेंट्री इक्वल्स टू प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल की बात। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। एजुकेशन के अंदर तो नहीं आएगी, सोशल जस्टिस के अंदर नहीं आएगी, हेल्थ के अंदर भी नहीं आएगी, किसके अंदर आएगी? समझ गए? तो ये कब स्टार्ट हुई थी? अच्छा, शॉर्टकट क्या है इसका? साई बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना। कब स्टार्ट हुई थी ये? कब इसका फाउंडेशन रखी गई थी? तो 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऐसे ही आपको पता होनी चाहिए, मैं यहीं लिख देता हूँ। इंडियन ओलंपिक काउंसिल एसोसिएशन, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बोल रहा हूँ, इंडियन ओलंपिक काउंसिल जो भी है, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है? तो वो हैं दोराबजी टाटा प्लस AG नॉरहम। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है वो आपको पता है
डिमित्री विकिलास और पीरे दी कुबर्टिन के द्वारा फाउंड की गई थी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वॉज डिवाइडेड इंटू सब डिविजन कॉल्ड अहर्स और राष्ट्रास, दैट मीन डिस्ट्रिक्ट। तो किस किंगडम में सब डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था अहर्स और राष्ट्रास? तो किसके किंगडम के अंदर बोला जाता था? कुषाण के, पार्थियन के, सतवाहन के या शाका के? तो आपको पता है ये सब ग्रीक्स हैं, तो इनमें ये अहर और राष्ट्रास का नाम कहाँ से रखेंगे? तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा सतवाहन के अंदर। थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे शिमुख सतवाहन। शिमुख सतवाहन। और ये क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है भारत में लेड कॉइन्स स्टार्ट किए। ठीक है, ये चीज़। और इनका टाइम पीरियड अगर बोलूँ सतवाहन का तो 60 BC से 225 AD तक। और कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी? प्राकृत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है। और कैपिटल पूछ लेता है, तो कैपिटल क्या थी इनकी? कैपिटल थी पैठान या प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान या पैठान। ठीक है। और इनसे रिलेटेड कौन से इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें सतवाहना किंगडम के बारे में जानने को मिलता है? इंस्क्रिप्शन कौन कौन से? ठीक है, 3 इंस्क्रिप्शन है जिनके थ्रू 3 चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमें सतवाहन के बारे में जानने को मिलता है। एक है नगानी का इंस्क्रिप्शन, दूसरा जो है वो नासिक रिकॉर्ड, इसमें भी सतवाहन के बारे में लिखा गया है, और तीसरा है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इन तीनों में सतवाहन किंगडम के बारे में बताया गया है। और आपको पता है सतवाहन किंगडम कैसे, मतलब कि पहले मौर्य आए, फिर शुंगा आए, फिर कन्वा आए, उसके बाद सतवाहन आए। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। और सतवाहन के सबसे फेमस ग्रेटेस्ट रूलर कौन से थे? वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। और सतवाहन के ये 23rd किंग थे, लेकिन इनको ग्रेटेस्ट माना गया है सतवाहन किंगडम के अंदर। और आपको पता है ये लोग मैट्रिनिडियल सोसाइटी को फॉलो करते थे, मतलब कि अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाते थे। ठीक है, ये चीज़। और इनके बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इन्होंने एक शाका रूलर को हराया था। उसका नाम क्या था? डिफीटेड शाका रूलर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्षत्राप नहापना। क्षत्राप क्षत्राप नहापना। ठीक। और इन्होंने 2 चीज़ों का निर्माण किया। एक को बोलते हैं अमरावती, जगह है ये, और एक है नागार्जुना कोंडा। नागार्जुना कोंडा। तो ये भी कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस किंगडम के अंदर निर्माण हुआ। तो ये सतवाहन किंगडम के अंदर। और कौन से किंग के अंदर? गौतमीपुत्र सतकर्णी के अंडर इनका निर्माण हुआ था। ठीक, आते हैं 23rd पे। 23rd क्वेश्चन बोलता है डैश ऑथर्ड बाय तोल्कापियर इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तोल्कापियर ने कौन सी लिटरेचर लिखी थी? वो थी तोल्कापियम। नाम से ही आप समझ रहे हो ना, ये नाम देखो। और ये आपको पता है 3 संगम हुई थी। संगम एज में 3 संगम हुई थी जो पांड्या के द्वारा करवाई गई थी, पैटर्नाइज बाय पांड्या। पहली हुई थी मदुरई में, जो कैपिटल रही है पांड्या की। और दूसरी हुई थी कपाड़पुरम में, कपाड़पुरम। और तीसरी भी मदुरई में हुई थी। तो जो सेकंड वाली थी ना, उसमें तोल्कापियम का निर्माण हुआ था। और जो पहली वाली थी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बोलते हैं कि अगस्त ऋषि आए थे। आपको पता है अगस्त ऋषि का थ्रू आउट द हिस्ट्री में कितना बड़ा वो है नाम, तो ऐसा माना जाता है। वहीं हम थोड़ी और बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि जो साउथ एरियाज़ हैं उसमें संगम एज के दौरान जो है जोग्राफिकल एरियाज़ जो हैं वो डिवाइडेड थे 5 रीजन में। और जोग्राफी के बेसिस पे मेन बात ये है। और उन एरिया जोग्राफिकल एरिया को हम बोलते थे थिनाई।
साउथ में। तो वो 5 थेनाई में बेसिकली डिवाइडेड थी, जिनका हेड जो है हर एक एरिया का हेड को हम बोलते थे मुवेंदार। क्या बोलते थे? मुवेंदार। तो आप ऐसा समझ लो, साउथ को हम ऐसे दिखा लेते हैं, ये साउथ है, ठीक है। मैं आपको 5 अच्छा, ये पहला रीजन हो गया, ठीक है। ये दूसरा रीजन मान लो, ठीक। ये तीसरा रीजन, ऐसे डिवाइड थे, ठीक है। ये थिनाई है बेसिकली, इनको थिनाई बोलते हैं, किसमें? साउथ में। ये चौथा मान लो आप, ठीक है। और एक और बच गया वो अंदर वाला पूरा, ये जो है, ये अंदर वाला पूरा, ये पांचवा मान लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जो ये रेड कलर का वाला है, पहले वाले, इसको बोलते थे नाट्याल, नट्याल थिनाई, ठीक है। और येलो वाले को, जो अंदर वाला है उसके अंदर, उसको बोलते थे मारुतम। जो ब्लू वाला है, इसको बोलते थे मुलई। और ये है पलई। और ये है कुरुनीची, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला, कुरुनीची। और इनके मतलब कि ऑक्यूपेशन भी अलग थे। जो नटियाल रीजन वाले थे, वो ज़्यादातर फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चरर थे, फिशिंग एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरर। जो मारुतम थे, वो एग्रीकल्चर करते थे। जो मुलई थे, वो एनिमल हस्बेंड्री करते थे, ठीक है। कुरुनाची जो थे, वो हंटर गैदरर्स थे, ठीक है। और जो पलई थे, कुरुनाची और किसके बीच में आ रहा है? मुलई के बीच में आ रहा है। तो ये क्या करते थे? लूट मार करते थे, ये कैटल लिफ्टिंग, ये यहाँ से भी लूटते थे, यहाँ से भी लूटते थे, लिफ्टिंग एंड प्लंडरिंग। तो ये संगम एज में जोग्राफिकल एरिया है, जिसको हम थिनाई बोलते हैं साउथ में, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके हेड को क्या बोलते हैं? मुविंदार। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर वॉज कोल्ड लोकनायक? तो लोकनायक जो है, वो किसका टाइटल है? राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, बाल गंगाधर तिलक का, या सुभाष चंद्र बोस का? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को हम क्या बोलते हैं? लोकमान्य बोलते हैं, लोकनायक नहीं बोलते। और सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी बोलते हैं, या फिर हम इनको देश नायक बोलते हैं। अच्छा, देश नायक किसने बोला था इनको, किसने टाइटल दिया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोकनायक बोलते हैं। और देश नायक जो है, वो उनको टाइटल दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और आपको पता है, जो हमारे ये हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, उनको एक टाइटल दिया था, वो टाइटल था डायमंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और टाइटल्स की हम बात कर लें, तो आपको पता होना चाहिए, पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? पंजाब केसरी बोलते हैं लाला लाजपत राय को, ठीक है। देश रत्न बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और फादर ऑफ गुजरात बोलते हैं रविशंकर को। ताऊ बोलते हैं चौधरी देवीलाल को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को। लाल बोलते हैं लाला लाजपत राय को, लाल बाल पाल, जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। और बिहार विभूति बोलते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। बाबूजी बोलते हैं जगजीवन राम को। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेजोनेंस, या फिर फादर ऑफ इंडियन रेजोनेंस हम बोलते हैं, रेजोनेंस बोल रहा हूँ मैं, रेनेसांस, ये बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय को। और राजश्री बोलते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन को। तो ये कुछ टाइटल हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 3 इंडियंस वर फीचर्ड इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। तो किसका नाम उसमें नहीं था? नरेंद्र मोदी का, ममता बनर्जी का, अमिताभ बच्चन का, या अधर पूनावाला का? तो ये अधर पूनावाला कौन है? ये पहली बात तो पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। ये है CEO ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट, सेरम
या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये भैया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, इस मैन्युफैक्चरर लिख लेना आप आगे। ठीक है, तो कौन नहीं थी? तो इसका एग्जांपल है अमिताभ बच्चन जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं थे। अब वहीं आपको पता है कि मोदी जी जो हैं उनको अलग अलग देश में जो है अलग अलग सम्मान मिला है। कितने कितने देश वो घूम चुके हैं और हर देश का उनको जो हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट जो उपाधि है वो मिली है। तो कौन कौन सी उपाधि मिली वो हम देख लेते हैं एक बार। तो नीचे शुरू करते हैं। 2016 में वो अफगानिस्तान गए थे तो उनको मिला था द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी। ठीक है, सऊदी अरेबिया मिला ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज। फ़लस्तीन में उनको मिला है 2018 में द ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फ़लस्तीन अवार्ड। और यूएई का मिला है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। मालदीव्स का मिला है ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान। ठीक है, बहरीन का मिला है किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसांस। यूएस का मिला है लेजिट लीजन ऑफ मेरिट। कब मिला है? 2020 में। 2021 में मिला है इनको भूटान का ऑर्डर ऑफ डुग ग्वाल्पो। और फिजी का मिला है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। पापुआ का मिला है तो ऑर्डर ऑफ लोगुहू, याद रखना है, ये क्यों पूछा गया है। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का मिला है ऑनर इबक्त अवार्ड। इजिप्ट का मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल। फ्रांस का मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन, ये भी आपको याद रखना है, इसका भी क्वेश्चन बना है। ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ दी ऑनर। रशिया का 2024 में मिला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल। डोमिनिका का मिला है, नाइजीरिया का मिला है, बारबाडोस का मिला है, गुआना का मिला है, कुवैत का मिला है 2024 में। 2025 में जो है वो अभी मिले हैं उनको साइप्रस का हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्रियस थर्ड। और श्रीलंका का मिला है हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर द मित्र विभूषण। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और मॉरिशस का मिला है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। तो ये इनको अवार्ड मिले हैं, हाईएस्ट जो कंट्री अवार्ड देती है वो। तो ये इनके नाम आपको पूछे गए हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो ये लिस्ट एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आशा है आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। और मुझे ये जो हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है, जो हमारी ये जो PYQ सीरीज़ चल रही है, ये इसको ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कुछ ही लेक्चर्स बचे हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम जो है वन शॉट वगैरह करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।